हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ऐसी और वीडियो देखने का लिया। मैं गॉब्लिन स्लेयर नहीं हूँ। C18 जाने पहचाने चेहरे। एडवेंचरर्स हॉल से बाहर निकलते ही गॉस ने उसी चौक में स्थित लोहार की दुकान की ओर कदम बढ़ाए। वह यहाँ अपनी लूटी हुई चीज़ें बेचने और नए उपकरण खरीदने आया था। लकड़ी का भाला टूट चुका था और पिछली लड़ाई के दौरान उसे महसूस हुआ था कि जब वह अपने तेज सोचने की स्थिति में होता है तो वह लंबा भाला थोड़ा असहज हो जाता है। इसलिए उसने भट्टी पर जाकर एक नया हथियार चुनने का इरादा किया। काली कालिक से सनी पत्थर की इमारत पर ब्लैक एनविल वर्कशॉप का बोर्ड लगा हुआ था। करीब जाने से पहले ही गॉस को अपने चारों ओर की हवा में तापमान कई डिग्री बढ़ा हुआ महसूस हुआ। चौक के एक कोने में स्थित ये वर्कशॉप काफ़ी साधारण दिखती थी, लेकिन गॉस जानता था कि यह ग्ररॉक टाउन की सबसे बेहतरीन लोहार की दुकान थी। दूसरी वर्कशॉप इसके मुकाबले कुछ भी नहीं थी। इस निष्कर्ष पर वह तब पहुंचा था जब वह शुरुआती दिनों में शहर में एक अस्थायी मजदूर के रूप में यहां कुछ समय के लिए काम करता था। तभी उसने देखा था कि कैसे असाधारण क्षमताओं वाले एडवेंचरर्स अपने उपकरणों के लिए यहीं आते थे। हालांकि ये भी सच था कि ज़्यादातर ग्राहक निचले स्तर के एडवेंचरर्स ही होते थे। ब्लैक एनविल वर्कशॉप न केवल बेहतरीन हथियार और कवच बेचती थी, बल्कि प्रशिक्षुओं द्वारा बनाए गए सस्ते और आम हथियार, साथ ही मरम्मत किए हुए पुराने हथियार भी यहाँ मिलते थे। ये हथियार सस्ते होने के बावजूद अच्छी गुणवत्ता वाले होते थे, जो साधारण एडवेंचरर्स के लिए काफ़ी थे। कुछ दिन पहले जब वह पहली बार हथियार खरीदने गया था तो गॉस ने यहाँ आने के बारे में सोचा था, लेकिन उसकी खाली जेब ने उसे रोक दिया था। वह दुकान के अंदर गया। वर्कशॉप दो हिस्सों सामने और पीछे में बंटी हुई थी, जिसका लेआउट उसके काम करने के दिनों जैसा ही था। सामने की दुकान में डिस्प्ले रैक पर तैयार माल की कतारें लगी थीं, जबकि पीछे के आंगन में लगातार हथौड़े की खनक सुनाई दे रही थी। आप आराम से देख सकते हैं, ग्राहक, एक साधारण चेहरे और झाइयों वाले गालों वाला एक युवा प्रशिक्षु रिसेप्शन संभाल रहा था। संयोग से गॉस उसे पहचानता था, एक सती जान पहचान ही थी। मालिन, बहुत समय बाद मिले। गॉस ने बातचीत शुरू की। लोहार का प्रशिक्षु मालिन ने ऊपर देखा और गॉस को सिर से पांव तक कई बार देखा। शुरुआत में वह थोड़ा भ्रमित था, लेकिन उसकी विशिष्ट पन्ना हरी आंखों ने अचानक उसे पहचान दिला दी और वह जोर से बोल उठा, अरे तुम कौन हो? वह गॉस को पहचान गया था, लेकिन उसका नाम याद करने में उसे परेशानी हो रही थी, जिससे उसके चेहरे पर शर्मिंदगी छा गई। गॉस ने उसकी मदद करते हुए कहा, और मुझे तुम्हारा नाम याद है, मालिन। इसमें कुछ नहीं कर सकते। मैं रोज़ इतने सारे ग्राहकों से मिलता हूँ, नाम भूल जाना आम बात है। मालिन हंसा और गॉस के कंधे पर थपकी देने के लिए हाथ बढ़ाया। लेकिन सच में यह क्या पहना हुआ है? शिकार करना छोड़ दिया क्या? हालांकि गॉस के मौजूदा उपकरण फटे पुराने लग रहे थे, लेकिन वे किसी शिकारी के कपड़े भी नहीं लग रहे थे। इसके अलावा नियमित रूप से विभिन्न एडवेंचरर्स से मिलते रहने के कारण मालिन उस विशिष्ट यात्रा की थकान वाली एडवेंचरर की आभा को पहचान सकता था। उसके लिए गॉस अब एक सबसे आम निचले स्तर के एडवेंचरर जैसा लग रहा था। सही कहा, गॉस ने सिर हिलाया। मैंने हाल ही में एक एडवेंचरर के रूप में पंजीकरण कराया है। छी, किस्मत वाला है तू। मेरे घरवाले तो मुझे कभी नहीं बनने देंगे। ये सुनकर मालिन का चेहरा तुरंत उतर गया। गॉस थोड़ा मुस्कुराया। उसकी यादों में मालिन को माता पिता के प्रतिबंधों की शिकायत करते हुए सुना था। गॉस जैसे बेघर लोगों के विपरीत मालिन ग्ररॉक टाउन का ही रहने वाला था। उसके माता पिता ने इस ब्लैक एनविल वर्कशॉप में उसकी अप्रेंटिसशिप के लिए काफ़ी मेहनत की थी। उनकी आशा थी कि कुछ शिल्प कौशल सीखने से वह एक अच्छा लोहार बन जाएगा, एक ऐसा काम जो जीवन भर चलता रहेगा। बहुत से लोगों के लिए एक लोहार बनना उन निचले स्तर के एडवेंचरर्स से कहीं ज़्यादा सम्मानजनक था, जो लगातार अपनी जान जोखिम में डालते थे। लेकिन मालिन जैसे बेचैन युवाओं को माता पिता की यह समझदारी पसंद नहीं आई। फिलहाल वह तलवार और जादू की एडवेंचरर वाली जीवन शैली की कल्पना करता था, साथियों के साथ सुनहरे गेहूं के खेतों में घूमना, पैसे कमाने के लिए राक्षसों को मारना और विभिन्न गांव की सराय में खाना पीना। उसके लिए जीवन में ऐसी आज़ाद धुन होनी चाहिए, न कि एक छोटे से भट्टी के सामने हथौड़े और चिमटे के साथ बर्बाद होना। ये सोच पूरी तरह से गलत नहीं थी, लेकिन इसकी सच्चाई सीमित थी। मालिन की मानसिक छवि उन स्थापित पेशेवर एडवेंचरर्स से प्रेरित थी, जिनके कारनामे वाकई रंगीन थे। लेकिन निचले स्तर के अधिकांश एडवेंचरर्स का क्या? पुराने गॉस को पता नहीं होता, लेकिन वर्तमान गॉस, जिसने खुद इसका अनुभव किया था, वह समझता था कि मालिन को एडवेंचरर जीवन की असली कठिनाइयां पसंद नहीं आती।
लड़ाई में अंगों का कटना, जंगल में कीड़ों के काटने का लगातार खतरा, हर पल चौकस रहना, और सबसे महत्वपूर्ण, विशाल, अनजाने इलाकों में आत्मा की गहराई तक महसूस होने वाला अकेलापन। यहाँ तक कि बच विलेज से ग्ररॉक टाउन तक की उसकी 2 दिन की वापसी यात्रा ने भी उसे इस बात का दर्दनाक एहसास करा दिया था। अगर इसे हफ्तों, महीनों, आधे साल तक बढ़ा दिया जाए, वह अकेलापन असहनीय हो जाएगा। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि एडवेंचरर्स दल बनाना पसंद करते थे, कम ही लोग उस लगातार, अदृश्य दबाव को अकेले सह सकते थे। हालांकि ये विचार गॉस के मन में तेजी से कौंध गए, लेकिन उसने मालिन को कठोर वास्तविकताओं के बारे में भाषण देने से खुद को रोक लिया। उसने बस एक सार्थक मुस्कान दी। यकीन मानो, तुम्हें एडवेंचरर का जीवन पसंद नहीं आएगा। हाँ, देखो कौन बोल रहा है। अगर तुम जैसा कोई कर सकता है, तो यकीनन ये जीनियस भी कर सकता है। मालिन ने जिद्दी होकर जवाब दिया। गुप्त रूप से, वह आखिरकार गिल्ड में पंजीकरण कराने के लिए सामान के लिए पैसे जमा कर रहा था। इन योजनाओं से अनजान, गॉस ने अपने काम की बात की। खैर, बहुत हुई बातें। मैं कुछ लूटी हुई चीज़ें बेचने आया हूँ, इनकी क्या कीमत होगी? उसने एक बड़े थैले को पत्थर की मेज पर धड़ाम से पटक दिया। चलो देखते हैं। वाह, काफ़ी सामान है, लेकिन इसकी कीमत तय करना मेरे बस की बात नहीं है। मालिन ने सामान की मात्रा देखकर मुंह खोल लिया। हालांकि गुणवत्ता औसत लग रही थी, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि गॉस इतना सारा सामान लाएगा। ये सब कहाँ से लूटा? बड़बड़ाते हुए, मालिन वर्कशॉप के मालिक को पीछे के आंगन से बुलाने भागा। ब्लैक एनविल वर्कशॉप का मालिक, गैरोन बेट्स, 190 सेंटीमीटर लंबा था। वह एक विशाल लोहार का हथौड़ा पकड़े हुए बाहर आया। उसने एक अग्निरोधी चमड़े का एप्रन पहना हुआ था जो उसके विशाल धड़ को छिपा नहीं पा रहा था, हालांकि उसने कमर पर एक चौड़ी बेल्ट लगाई थी। छोटे काले बालों ने उसके भावहीन चेहरे को ढक रखा था। बाईं आंख पर एक काला पट्टी बंधी थी, जबकि उसकी दाईं आंख तांबे की घंटी की तरह उभरी हुई थी। वह एक लोहार से ज्यादा एक योद्धा जैसा दिखता था। यह एक आम अटकल थी जिसकी कभी पुष्टि नहीं हुई। फिर भी, उसके असाधारण धातु के काम के कौशल ने एडवेंचरर्स का सम्मान अर्जित किया था। तो तुम हो, गॉस? उसके खुरदुरे बाहरी रूप के विपरीत, गैरोन बेट्स काफी मिलनसार था। जब गॉस पहली बार शहर में अस्थायी काम की तलाश में आया था, तो गैरोन ने उसे लोहार के कौशल की कमी के बावजूद काम पर रख लिया था। हालांकि गॉस ज्यादा देर तक नहीं रुका, लेकिन वह उसका आभारी था। बहुत समय बाद मिले, मास्टर गैरोन। मालिन ने लूट बेचने की बात कही। गैरोन ने मेज पर रखे सामान पर एक नज़र डाली। उसे इस मेहनती और अच्छे शरीर वाले युवा की धुंधली याद थी। यह अफसोस की बात थी कि वह औपचारिक अप्रेंटिसशिप शुल्क का भुगतान नहीं कर सकता था। गैरोन को सभी कर्मचारियों के साथ निष्पक्षता बनाए रखने के लिए समान व्यवहार करना पड़ता था। सही, ये गॉब्लिन से बचाया गया सामान है। तुम भी अब एडवेंचरर बन गए। गैरोन ने आह भरी। जाहिर तौर पर वह भी एडवेंचरिंग को एक अवांछनीय पेशा मानता था, क्योंकि उसने कई निचले स्तर के एडवेंचरर्स को जंगल में मरते हुए देखा था। हालात हमेशा कठिन होते जा रहे हैं। उसने सामान की जांच करते हुए अफसोस जताया। खराब होती स्थितियों ने अधिक एडवेंचरर्स को जन्म दिया। शांत युग में अधिक विद्वान, कारीगर, अधिकारी और कर्मचारी होते थे। उसे याद था कि उसके युवावस्था में कम एडवेंचरर्स थे, फिर भी अब वे ग्ररॉक टाउन की आबादी का लगभग 30-40% हिस्सा थे। एक महत्वपूर्ण पड़ाव होने के बावजूद, यह अनुपात बहुत ज्यादा था। चूंकि तुम ब्लैक एनविल के पूर्व कर्मचारी हो, मैं 10% अतिरिक्त दूंगा। ये क्लीवर साधारण सामग्री है, लेकिन अच्छी तरह से तैयार किया गया है। इसकी कीमत 25 चांदी है। हालांकि खराब रखरखाव के कारण कुछ सिक्के कम हो गए हैं। ये खंजर दोबारा बेचने के लिए बहुत ज्यादा क्षतिग्रस्त है। अब ये सिर्फ स्क्रैप धातु के बराबर है। गैरोन ने हर धातु के टुकड़े का तेजी से मूल्यांकन किया। कुल 36 चांदी स्वीकार्य है। थोड़े विचार के बाद गॉस ने सिर हिलाया। वह माध्यमिक हथियारों की कीमतों को ठीक से जानता था, और वर्कशॉप के मरम्मत के प्रयासों को देखते हुए ये कीमत उचित थी। उसने क्लीवर को भी बेचने का फैसला किया था। उसकी औसत ताकत के कारण उसे लंबे समय तक चलाना थकाऊ था। असल में, मास्टर गैरोन, क्या आपको पता है कि यह क्या है? गॉस ने अपनी थैली से हरा पत्थर निकाला। पत्थर का मूल्य? ये तो। ग्रोम ने भौहें चढ़ाईं, कुछ पल सोचा, फिर उसके चेहरे पर थोड़ा आश्चर्य का भाव आया। उसकी प्रतिक्रिया देखकर गॉस समझ गया कि उसने सही व्यक्ति से पूछा है। सच कहूं तो, वह इस अज्ञात पत्थर को इसलिए लाया था क्योंकि ग्रोम बहुत घुमक्कड़ और जानकार था। भले ही यह धातु न हो सकता है कि वह पहले कभी इसके संपर्क में आया हो। यह एक लाइफ मैजिक स्टोन है। मैं इसकी सटीक ग्रेड के बारे में पूरी तरह से निश्चित नहीं हूं, क्योंकि मैं सिर्फ एक लोहार हूं, रत्न विशेषज्ञ नहीं। कीमत की बात करें तो शायद ये 2 सोने के सिक्कों से ज्यादा में बिक सकता है।
2 सोने के सिक्के। इससे पहले कि गॉस कुछ जवाब देता, उसके बगल में खड़ा मालिन ऐसा चेहरा बना रहा था जैसे वह कह रहा हो, क्या मैं सही सुन रहा हूँ? 2 सोने के सिक्के 200 चांदी के सिक्कों या 20,000 तांबे के सिक्कों के बराबर। एक आम इंसान के लिए यह एक बड़ा खजाना था। फिलहाल गॉस के पास उसकी थैली में सिर्फ 5 चांदी के सिक्के और 12 तांबे के सिक्के थे। इसका मतलब था कि गॉस का पुराना सपना ग्ररॉक टाउन में अपना खुद का घर खरीदना तुरंत पूरा हो सकता था और फिर भी काफ़ी पैसे बच जाते। अगर इसे मजदूरी में बदला जाए तो एक साधारण मजदूर अगर उसे काम मिल जाए तो पूरे दिन की मजदूरी के लिए लगभग 10 तांबे के सिक्के कमाता है। भले ही यह व्यक्ति अविवाहित हो, भोजन और रहने का खर्च निकालने के बाद भी 5 तांबे के सिक्के बचाना बहुत मुश्किल होगा, और इसमें कपड़े या चिकित्सा देखभाल जैसे अन्य खर्चों को तो गिना ही नहीं गया है। अगर यह भी मान लिया जाए कि उसे महीने के हर दिन लगातार काम मिलता रहे तो वह सिर्फ 150 तांबे के सिक्के ही बचा पाएगा। ऐसी आदर्श स्थितियों में 2 सोने के सिक्के कमाने के लिए पूरे 11 साल तक लगातार काम करना होगा। बेशक ये केवल एक सैद्धांतिक गणना थी। वास्तव में एक साधारण मजदूर अपने पूरे जीवन में एक सोने का सिक्का भी नहीं बचा पाएगा। अब इसकी तुलना एडवेंचरर के उपकरणों से करते हैं। चमड़े के कवच का एक सेट जिसकी कीमत लगभग 15 चांदी के सिक्के होती है, ऐसे 13 सेट खरीदे जा सकते हैं। हल्के स्केल कवच का एक सेट जिसकी कीमत 60 चांदी के सिक्के होती है, ऐसे 3 सेट खरीदे जा सकते हैं। और जहां तक पूरे प्लेट कवच की बात है, खैर वह अभी भी पहुंच से बाहर था। पूरे प्लेट कवच के एक सूट की कीमत 15 सोने के सिक्के थी, जो शहर में लगभग 15 घरों के बराबर था। यह मत सोचिए कि यह कीमत बहुत बड़ा चढ़ाकर बताई गई है। सच में पूरा प्लेट कवच इस दुनिया की असली पारिवारिक विरासत, असली मुद्रा थी। युद्धकाल के दौरान संपत्ति का मूल्य कम हो जाता था, लेकिन बढ़िया कवच का नहीं, उसका मूल्य केवल बढ़ता ही था। ये 2 सोने के सिक्कों के मूल्य को समझने की वजह से ही मालिन ग्रोम के सामने चिल्लाए बिना नहीं रह सका, और अब गॉस को देखने पर उसकी आंखों में ईर्ष्या थी। गॉस भी अंदर से बहुत हैरान था, लेकिन उसने एक शांत भाव बनाए रखा। वह पहले ही अनुमान लगा चुका था कि यह पत्थर मूल्यवान है, बस उसे यह उम्मीद नहीं थी कि यह इतना मूल्यवान होगा। मालिन की आंखों में मुश्किल से छिपी हुई ईर्ष्या और जलन देखकर उसे थोड़ा आत्मसंतुष्टि महसूस हुई। उसकी पिछली यादों में, हालांकि मालिन उसके साथ ठीक से पेश आता था, अन्य प्रशिक्षुओं के विपरीत अक्सर उससे बात करता था, गॉस फिर भी उसके रवैये में एक सूक्ष्म अहंकारी दया महसूस कर सकता था। ये प्रत्यक्ष नहीं था, लेकिन कभी कभी अनौपचारिक शब्दों और हावभावों में झलक जाता था, जैसे कोई शहरी व्यक्ति ग्रामीण जीवन के बारे में सिर्फ अपनी श्रेष्ठता को उजागर करने के लिए पूछता है। इसके बावजूद मालिन एक बुरा व्यक्ति नहीं था। अब उनकी स्थितियां उलट गई थीं। गॉस ने अपने होंठ भींचे। जाहिर है, इस दूसरी दुनिया में भी एक कहावत थी, आप अपने भाई को दुख में देखकर डरते हैं, लेकिन ये भी डरते हैं कि वह एक महंगी कार चलाए। अगर तुम इसे बेचना चाहते हो तो विडो स लेन जाओ। वहाँ एक पत्थर का घर है जिस पर थॉर्न कॉटेज का बोर्ड लगा है। वहाँ का दुकानदार जादुई सामान खरीदता है। बेशक अगर तुम किसी और जानकार खरीदार को जानते हो तो तुम सीधे उनसे भी व्यापार कर सकते हो। ग्रोम ने कंधे उचकाए। 2 सोने के सिक्के आम लोगों के लिए एक भाग्य थे, लेकिन उसके लिए ये कुछ भी नहीं था। उसका पहले का आश्चर्य लाइफ मैजिक स्टोन के बारे में नहीं था, बल्कि यह था कि गॉस जैसा एक नौसिखिया, एक निचले स्तर का एडवेंचरर ऐसा खजाना ला सकता था। दरअसल गॉस का लूट के रूप में उन पुराने हथियारों के ढेर को लाना ही अप्रत्याशित था। धन्यवाद दुकानदार। गॉस दिल से आभारी था। अभी उसके कोई संबंध नहीं थे और ग्रोम सबसे जानकार व्यक्ति था जिसे वह जानता था। दुकानदार, क्या मैं कुछ और सवाल पूछ सकता हूँ? गॉस थोड़ा झिझका, उसे थोड़ी शर्मिंदगी महसूस हुई। बार बार पूछताछ करने से वह एक विक्रेता से ज़्यादा जानकारी हासिल करने वाले व्यक्ति जैसा लग रहा था। पूछो। ग्रोम को कोई आपत्ति नहीं थी। क्या आप पेशेवरों के बारे में जानते हैं? मैं जानना चाहता हूं कि एक जादूगर पेशेवर कैसे बना जाता है। गॉस के सवाल पर ग्रोम की निगाहों में एक खोजी चमक आ गई। सिर्फ ये पूछना ही बहुत कुछ बता रहा था। एक आम व्यक्ति जादूगर पेशे को तब तक नहीं बताएगा जब तक कि उसे पहले से पता न हो कि उसके पास इसकी प्रतिभा है। और कोई इसकी पुष्टि कैसे करेगा? माना को जागृत करके और मंत्रों में महारत हासिल करके। अब ग्रोम समझ गया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं कि गॉस इतनी सारी लूट लेकर आया था। अगर वह पहले से ही एक पेशेवर बनने के रास्ते पर था तो ऐसे लाभ, हालांकि अभी भी कुछ हद तक अत्यधिक थे, कम से कम समझाए जा सकते थे। मेरे साथ आओ। ग्रोम ने मालिन पर एक नज़र डाली जो उत्सुकता से बातें सुन रहा था, फिर गॉस को भीतरी आंगन की ओर ले गया। ये तो अन्याय है दुकानदार।
गॉस ने मालिन को शिकायतें करते हुए देखा, उसका चेहरा नाराजगी से भरा था और वह चुपके से मुस्कुराया। भीतरी आंगन में प्रशिक्षु कई भट्टियों पर जोर शोर से लोहे को गढ़ रहे थे। निहाई पर हथौड़ों की तेज खनक समय के साथ और भी तीखी हो गई थी। ग्रोम ने एक छोटा दरवाजा खोला। हालांकि गॉस ने कुछ समय के लिए लोहार की दुकान में काम किया था, लेकिन ये पहली बार था जब वह ग्रोम के निजी क्वार्टर में घुस रहा था। अंदर घुसते ही गॉस ने सहज रूप से कमरे का सर्वेक्षण किया। उसकी निगाहें जल्द ही बिस्तर के बगल में रखे हुए पूरे प्लेट कवच पर टिक गईं। यह एक जटिल रूप से संरचित फिर भी शक्तिशाली रूप से सुंदर भारी कवच था, जो दर्जनों घटकों से बना था, जो हिंज पट्टियों और कीलों से सावधानीपूर्वक जुड़े हुए थे। चांदी सफ़ेद प्लेटिंग, नुकीला हेलमेट जो नक्काशीदार गालों को ढक रहा था, केंद्रीय ब्रेस्टप्लेट एक उल्टे हुए जहाज के पतवार की तरह ऊपर उठ रहा था। इसकी मध्य रेखा एक शार्क के पृष्ठ या पंख या जमी हुई लहरों की तरह उभरी हुई थी, जो एक ठंडी धातु की चमक को दर्शा रही थी। अजगर के तराजू जैसी परतों वाले पॉलड्रोन गाउंटलेट्स, स्टील प्लेटेड दस्ताने, कठोर ग्रीव्स। इतना शानदार। हालांकि इसमें सोने की जड़ाई या अलंकृत नक्काशी नहीं थी, फिर भी यह कवच एक न्यूनतम लेकिन कार्यात्मक क्रूरता बिखेर रहा था। अगर साधारण पूर्ण प्लेट कवच की कीमत कम से कम 15 घर थी, तो दुकानदार के कमरे में छिपा हुआ ये सेट 50 के लायक हो सकता था। ये गॉस का सहज अनुमान था, और जितना अधिक उसने देखा, वह उसके अत्यधिक मूल्य के बारे में उतना ही निश्चित होता गया। बाहर के सस्ते सामान की तुलना में इस कवच की सामग्री भी अलग लग रही थी। दुकानदार, तुम निश्चित रूप से कोई साधारण आदमी नहीं हो, है ना? गॉस की ग्रोम पर टिकी नज़रों में एक अनिर्वचनीय सूक्ष्मता थी। अहम, मुझे इस तरह मत देखो, मैं अब सिर्फ एक साधारण लोहार हूँ। उसकी तीव्र नज़रों के नीचे ग्रोम थोड़ा असहज हो गया। हालांकि जैसा कि हर कोई जानता है, एक सही लोहार के लिए पेशेवरों के बारे में कुछ कुछ जानना स्वाभाविक है। गॉस ने बार बार सिर हिलाया। खैर, अगर आप ऐसा कहते हैं दुकानदार, तो मैं कौन होता हूँ आपसे असहमत होने वाला? निश्चित रूप से यहाँ उस कहानी का हिंदी अनुवाद है, पेशेवर, मार्ग और रैंक 1। तो मैं तुम्हें पेशेवरों की मूल बातें संक्षेप में समझाता हूँ। ग्रोम ने दरवाज़ा बंद किया, आराम से एक कुर्सी खींची और गॉस को भी बैठने का इशारा किया। इस दुनिया में कई तरह की नस्लें हैं। तुमने शायद अपनी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में देखा होगा कि सबसे आम नस्लें गनोम, ड्वार्फ, हॉफलिग और हाफ ओर्क हैं। ये नस्लें हमसे, इंसानों से बहुत अलग नहीं हैं, सिवाय कुछ बाहरी शारीरिक बनावट और दिखावे के। लेकिन कुछ खास नस्लें भी हैं, जैसे ड्रैगनबॉर्न, एल्वेस, ओर्क, मरफोक, बंशी और ड्रैगन्स, जो इंसानों से परे अनोखी शक्तियों के साथ पैदा होते हैं। ये शक्तियाँ उनके खून से विरासत में मिलती हैं। नस्लों की जन्मजात शक्तियों के अलावा, जो लोग प्रशिक्षण और अभ्यास से असाधारण क्षमताएं विकसित करते हैं, उन्हें पेशेवर कहा जाता है। अनगिनत पूर्वजों के अन्वेषणों के माध्यम से कई अज्ञात पेशेवर मार्गों की खोज की गई है। इनमें से अधिकांश इतिहास की धूल में खो गए हैं, जो नियति वाले लोगों के उन्हें खोजने का इंतजार कर रहे हैं। हालांकि सबसे आम मुख्यधारा के पेशेवर मार्ग पीढ़ी दर पीढ़ी आज तक चले आ रहे हैं। गॉस ने बहुत ध्यान से सुना। वह जानता था कि अनुभव से सीखने का ऐसा मौका मिलना दुर्लभ था। उसे एक ऐसे पेशेवर की तलाश करनी थी जो सब कुछ खुलकर साझा करने को तैयार हो। वॉरियर, वारलॉक, मेज, रेंजर, डेल्यूड, रोग, इन मुख्यधारा के पेशों में सबसे ज्यादा स्थिरता और अपेक्षाकृत उच्च क्षमता होती है, इसलिए वे विभिन्न नस्लों में उन्नति के लिए उपयुक्त हैं। यहाँ उपयुक्त केवल सापेक्ष है। वास्तव में एक साधारण व्यक्ति से एक पेशेवर बनना अभी भी एक बहुत ही मुश्किल प्रक्रिया है। अच्छी प्रतिभा वाले 10 एडवेंचरर्स में से शायद केवल एक ही पेशेवर बन पाएगा, या उससे भी कम। मुझे लगता है कि तुम पहले से ही कुछ प्रारंभिक पेशेवर कौशल का सामना कर चुके हो, है ना? जैसे तलवारबाजी, युद्ध कौशल, जादू और इसी तरह। बोलते हुए ग्रोम का गला थोड़ा सूख गया, इसलिए उसने अपने और गॉस दोनों के लिए एक गिलास पानी डाला, फिर आत्मविश्वास भरी नज़रों से गॉस को देखा। गॉस ने सिर हिलाया। कुछ भी छिपाने जैसा नहीं था। चूंकि बॉस ग्रोम उसे मुफ्त में पेशेवर ज्ञान समझाने को तैयार थे, तो कुछ भी छिपाना असभ्य होगा। हाँ, मेरे पास पहले से ही एक रिंग शून्य कैंट्रिप है जिसे मेज हैंड कहते हैं, और ओम एक रिंग एक मंत्र है जिसे मैजिक मिसाइल कहते हैं। खांसी, खांसी। जो ग्रोम शांति से पानी पी रहा था, वह अचानक पानी से खांसने लगा। लगता है तुम्हारी प्रतिभा मेरी कल्पना से भी बेहतर है। खुद को शांत करने के बाद गॉस के प्रति उसका भाव और भी जटिल हो गया। तुमने जादुई शक्ति के जागने के तुरंत बाद ही वे दोनों मंत्र सीख लिए होंगे, है ना? गॉस ने सिर हिलाया। हालांकि यह एडवेंचरर की नियमावली द्वारा दी गई एक इनाम था, लेकिन यह वास्तव में काफ़ी अचानक आया था। ग्रोम के चेहरे पर पुष्टि का भाव था, जैसे उसे अभी अभी सबूत मिला हो।
तुम भाग्यशाली और प्रतिभाशाली हो बच्चे। तुम शायद पूरी तरह से नहीं समझते कि तुम्हारा जादू कहाँ से आया है। नहीं, मैं समझता हूँ, गॉस ने चुपचाप सोचा, लेकिन ग्रोम को बीच में नहीं टोका। कुछ लोग कहते हैं कि ऐसी अचानक अंतर्दृष्टि दैवीय आशीर्वाद होती है, जबकि अन्य कहते हैं कि हमारी दुनिया वास्तव में सभी प्रकार के युद्ध कौशल और जादू की विरासत से भरी हुई है, लेकिन अधिकांश लोग अपने पूरे जीवनकाल में एक बार भी उनका सामना नहीं करते हैं। कभी कभी तुम जैसे भाग्यशाली लोगों को विरासत का मौका मिलता है। इन अचानक अंतर्दृष्टियों के अलावा अधिकांश लोगों को युद्ध कौशल या मंत्र सीखने के लिए किताबों के माध्यम से अध्ययन करने या अन्य पेशेवरों द्वारा सिखाए जाने की ज़रूरत होती है, जिन्हें महारत हासिल करने का मौका मिलने से पहले बड़े पैमाने पर अभ्यास करना पड़ता है। ग्रोम ने अनुमान लगाया कि गॉस के मंत्र अचानक अंतर्दृष्टि से सीखे गए थे, न कि सीखने के संसाधनों के माध्यम से, क्योंकि गॉस के पास जादू सीखने की सामग्री तक पहुंच नहीं थी। तो बॉस, क्या युद्ध कौशल या मंत्रों में महारत हासिल करने से कोई पेशेवर बन जाता है? नहीं, नहीं, नहीं। ये निश्चित रूप से इतना आसान नहीं है, ग्रोम ने सिर हिलाया। ये सिर्फ पहला कदम है, सबसे बुनियादी दहलीज। हम आमतौर पर इस चरण को एक पेशेवर प्रशिक्षु कहते हैं। एक औपचारिक पेशेवर बनने के लिए तुम्हें सबसे पहले अपने चुने हुए कौशल को एक अत्यंत कुशल स्तर तक प्रशिक्षित करने की ज़रूरत होती है। ठीक कितना कुशल? कोई मात्रात्मक मानक नहीं है, ये सब व्यक्तिगत अनुभव के बारे में है। जब तुम अपने कौशल को उचित स्तर तक प्रशिक्षित कर लोगे, तो तुम्हें दुनिया में एक रहस्यमय शक्ति का अनुभव होने लगेगा जो तुम्हें निर्देशित कर रही होगी। इस मार्गदर्शन को पेशेवर मार्ग कहा जाता है। पेशेवर मार्ग तुम्हारे शरीर के भीतर एक अदृश्य इकाई को संघनित करेगा जिसे रैंक कहा जाता है। रैंक एक पेशेवर की शक्ति का स्रोत है। आज भी हम इसकी सटीक परिभाषा नहीं दे सकते हैं। मुख्यधारा का विचार यह है कि ये दुनिया द्वारा गठित एक नियम आधारित उत्पाद है। जब हम एक पेशेवर मार्ग पर कदम रखते हैं और उस मार्ग का लगातार अभ्यास करते हैं, तो हम धीरे धीरे मजबूत होते जाते हैं। गॉस ने कुछ हद तक भ्रमित होकर सुना, लेकिन अंदर ही अंदर खुशी महसूस किए बिना नहीं रह सका। उसकी एडवेंचरर की नियमावली कौशल को मात्रात्मक बना सकती थी, जिससे उसे एक बेजोड़ फायदा मिलता था। तो मुझे अब एक मंत्र को अत्यधिक दक्षता तक प्रशिक्षित करने की ज़रूरत है, फिर मुझे शक्ति का मार्गदर्शन मिलेगा और मैं जादूगर पेशेवर मार्ग पर कदम रखूंगा। सरल शब्दों में, हाँ, यही सिद्धांत है। लेकिन वास्तव में यह इतना आसान नहीं है, ग्रोम ने सिर हिलाया। एक कौशल को मार्गदर्शन चरण तक प्रशिक्षित करने में बहुत ज़्यादा समय लगता है, और कई लोग अपने पूरे जीवन में इसे कभी हासिल नहीं कर पाते हैं। ये तब होता है जब एक गुरु के मार्गदर्शन की ज़रूरत होती है। इस चरण को पूरा करने और मार्गदर्शन चरण में प्रवेश करने के बाद भी कुछ मुश्किलें होती हैं। पेशेवर मार्ग पेशेवर के शरीर को सूक्ष्म रूप से बदल देता है। कुछ लोग इस बदलाव के अनुकूल नहीं हो पाते हैं और उन्हें सहायता के लिए पोषण, रीजेन, स्थानांतरण समारोह और कुछ खास खजानों की ज़रूरत हो सकती है। उन्नति में सहायता करने के तरीके पेशे और प्रत्येक व्यक्ति के शरीर के आधार पर अलग अलग होते हैं। केवल जब रैंक पूरी तरह से संघनित हो जाती है, तभी किसी को रैंक एक पेशेवर माना जा सकता है। एक पेशेवर बनने में सामान्य रूप से सबसे कम 1 या 2 साल से लेकर सबसे ज़्यादा कई दशक लग सकते हैं। ... धन्यवाद, बॉस ग्रोम। जब गॉस जाने की तैयारी कर रहा था, तब तक उसका दिमाग पेशेवरों के बारे में भरपूर ज्ञान से भर चुका था। वह खड़ा हुआ और ग्रोम के सामने गहराई से झुका। इस दुनिया में कोई भी बिना किसी कारण के तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार नहीं करता। भले ही ग्रोम का व्यक्तित्व अच्छा था, पेशेवर आमतौर पर दूसरों को मुफ्त में सिखाना पसंद नहीं करते। यह एक साधारण सच है, पेशेवर की खेती के लिए बाहरी संसाधनों की ज़रूरत होती है, चाहे वह कवच हो, हथियार हो या खेती में सहायक हो। संसाधन सीमित हैं, इसलिए एक और पेशेवर को सिखाने का मतलब है एक और प्रतियोगी को जोड़ना। ग्रोम ने शायद गॉस में क्षमता देखी, एक अच्छा संबंध बनाना चाहा, या शायद यहाँ काम करने के उसके संक्षिप्त पिछले अनुभव ने मदद की। किसी भी मामले में ग्रोम ने उसके साथ पेशेवरों के बारे में कई रहस्य साझा किए। उदाहरण के लिए, अगर वह एक जादूगर बनना चाहता है, तो एक जादुई छड़ी होना सबसे अच्छा होगा। एक जादुई छड़ी एक जादूगर की शक्ति को बहुत बढ़ाती है, न केवल युद्ध में बल्कि रोज़मर्रा की खेती में भी मंत्र अभ्यास को तेज करती है। जो लाइफ मैजिक स्टोन ग्रोम ने उसे दिखाया था, वह छड़ी बनाने के लिए इस्तेमाल होने वाली सामग्रियों में से एक था। अंत में ग्रोम को लगा कि उसने बहुत ज़्यादा बता दिया है, इसलिए उसने जल्दी से जोड़ा कि उसने यह एक पेशेवर दोस्त से सुना था। गॉस ने स्वाभाविक रूप से उसे उजागर नहीं किया। उन्होंने चुपचाप अपनी आपसी समझ बनाए रखी। बॉस, अब मैं चलता हूँ। ठीक है, जब मौका मिले तो मुझसे मिलने वापस आना।
ग्रोम ने अपना हाथ हिलाया। गॉस की दूर जाती हुई आकृति को कुछ खोई हुई नज़रों से देख रहा था। ऐसा लग रहा था मानो वह दशकों पहले खुद को देख रहा हो, महत्वाकांक्षी और दुनिया को खोजने के लिए निकला हुआ। तब वह भी इतना ही जोश और महत्वाकांक्षा से भरा था। पेशेवर या एडवेंचरर्स स्वभाव से असाधारण लोग होते हैं। वे रोमांच की लालसा रखते हैं और ऐसा जीवन जीते हैं जिसकी कोई और कल्पना भी नहीं कर सकता। बॉस, मैंने फैसला कर लिया है, मैं गॉस की तरह एक एडवेंचरर बनना चाहता हूँ। मैं अब एक लोहार नहीं बनना चाहता। मालिन, मैं कुछ कहने वाला हूँ जो तुम्हें बुरा लग सकता है। मुझे लगता है कि लोहार का काम तुम्हारे लिए ज़्यादा उपयुक्त है। चैप्टर 21 रैपियर। गॉस लोहार की दुकान से बाहर निकला, उसके कदमों में एक नई फुर्ती थी। यह यात्रा अविश्वसनीय रूप से फलदायी रही थी। उसे न केवल पेशेवरों के बारे में मूल्यवान ज्ञान मिला था, बल्कि उसकी पहले की खाली जेब भी काफ़ी भर चुकी थी। उसने जो क्लीवर और खंजर का ढेर लूटा था, उसे बेचने के बाद उसकी बचत अब 31 चांदी के सिक्के और 12 तांबे के सिक्के हो गई थी। यह 41 चांदी और 12 तांबे होनी चाहिए थी, लेकिन 10 चांदी इसलिए कम थी क्योंकि उसने वहां से निकलने से पहले एक रैपियर देख लिया था। बच गांव के पास भयंकर लड़ाई से उसके मौजूदा हथियार बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गए थे, इसलिए उसे आत्मरक्षा के लिए नए हथियारों की ज़रूरत थी। जब हम पहले से ही यहाँ हैं के प्रसिद्ध सिद्धांत का पालन करते हुए उसने दांत पीसकर खर्च किया और उस अच्छी तरह से रखी हुई एक हाथ वाली रैपियर को सीधे खरीदने के लिए एक भाग्य खर्च कर दिया। 10 चांदी के सिक्के गॉस के लिए एक महत्वपूर्ण खर्च था, लेकिन एक लंबे हथियार के लिए यह वास्तव में एक बेहद सस्ता दाम था। ये कम कीमत रैपियर के डिज़ाइन की वजह से थी, जिसमें साधारण ब्रॉडस्वोर्ड या ग्रेटस्वोर्ड की तुलना में बहुत कम लोहे की सिल्लियों की ज़रूरत होती थी, जिससे उत्पादन लागत और इस प्रकार कीमतें अपेक्षाकृत कम रहती थीं। दुकानदार ने शायद उसे एक अनुकूल छूट भी दी होगी, जिससे अंतिम कीमत 10 चांदी पर स्थिर हो गई। कई विकल्पों को आजमाने के बाद उसने इस हथियार को चुना था, क्योंकि वह अभी भी अपने भले की तरह इसे चुभाने के लिए इस्तेमाल कर सकता था और अपने लकड़ी के ढाल और त्वरित सोच की क्षमता के साथ इसका इस्तेमाल करना ज़्यादा आसान था। बस अभ्यास की ज़रूरत थी। रैपियर को पकड़कर गॉस ने इसे बारीकी से देखा और जितना वह उसे देखता उतना ही उसे पसंद आता गया। ब्लेड सीधा और पतला था, जो सुरुचिपूर्ण तीक्ष्णता के साथ खड़ा था, लगभग 1 मीटर लंबा और लगभग 3 सेमी चौड़ा, 2 उंगलियों की चौड़ाई से कम। इसकी लंबाई के साथ एक उभरी हुई कठोर धार चल रही थी, जो एक चांदी जैसी धातु की चमक को दर्शा रही थी, जबकि त्रिकोणीय नोक ठंडी चमक रही थी। मूठ चमड़े से लिपटी हुई थी और हालांकि गार्ड का डिज़ाइन विस्तृत नहीं था, इसने एक न्यूनतम सुंदरता जोड़ी थी। तलवार को अपने सामने पकड़े हुए उसकी संतुष्ट पन्ना आंखें इसकी दर्पण जैसी सतह में झलक रही थीं। साधारण ब्रॉडस्वोर्ड की तुलना में रैपियर के फायदे और नुकसान दोनों थे। खरीदने से पहले उसने सावधानीपूर्वक विचार किया था। ब्रॉडस्वोर्ड ज़्यादा बहुमुखी थे, विभिन्न विरोधियों के खिलाफ उपयुक्त थे और उनमें कवच को भेदने की क्षमता थी। कुछ ग्रेटस्वोर्ड तो चेनमेल जोड़ों को भी तोड़ सकते थे, लेकिन वे बहुत भारी थे, जिन्हें चलाने के लिए काफ़ी ताकत और सहन शक्ति की ज़रूरत होती थी। हालांकि गॉस का संविधान 6 अंक तक पहुंच गया था, उसकी ताकत एक साधारण 5 पर बनी हुई थी। बहुत भारी हथियारों का लंबे समय तक इस्तेमाल उसके शरीर पर दबाव डालेगा। इसके अलावा ब्रॉडस्वोर्ड संकरी जगहों में खराब प्रदर्शन करते थे। निकट भविष्य में उसके दुश्मन शायद निचले स्तर के राक्षस होंगे। और ऐसी सामान्य विशेषता क्या थी जो ऐसे जीवों में साझा होती थी? उनकी व्यक्तिगत युद्ध क्षमता कमज़ोर थी, इसलिए वे स्वाभाविक रूप से समूहों में रहना पसंद करते थे। शिकार को छोड़कर वे आमतौर पर अपनी मांद में एक साथ रहते थे। ऐसे परिदृश्यों में ग्रेटस्वोर्ड स्पष्ट रूप से अनुपयुक्त थे। रैपियर का अपेक्षाकृत हल्का डिज़ाइन अत्यधिक भारीपन को रोकता था, जिससे उपयोगकर्ताओं को बेहतर नियंत्रण के साथ साथ बेहतर गति और सटीकता मिलती थी। ये तंग जगहों में भी काट और चुभा सकता था। इसकी कमजोरी कवच के खिलाफ थी, खासकर प्लेट, जिसके खिलाफ ये लगभग बेकार और टूटने का खतरा था। लेकिन कितने निचले स्तर के राक्षसों के पास उचित कवच या हथियार थे? शायद बहुत कम। इस प्रकार उसके जैसे एक जादूगर के लिए आत्मरक्षा के लिए एक रैपियर पर्याप्त था। आदर्श रूप से वह बाद में उचित तलवारबाजी सीखने के अवसर ढूंढेगा। हालांकि गॉब्लिन्स जैसे जीवों में हथियार कौशल की कमी थी, वह शायद उन्हें तात्कालिक रूप से हरा सकता था। वह हमेशा के लिए गॉब्लिन से नहीं लड़ेगा। जल्द या बाद में उसे अधिक दुर्जय शत्रुओं का सामना करना पड़ेगा। गॉब्लिन्स के बीच भी हॉबगॉब्लिन्स और 2 सिर वाले गॉब्लिन्स जैसे मजबूत वेरिएंट मौजूद थे। और वह जादूगर पेशे का पीछा करते हुए तलवारबाजी की परवाह क्यों करेगा? कारण सरल था, करीबी लड़ाई के कौशल की हमेशा ज़रूरत नहीं हो सकती, लेकिन उनकी अनुपस्थिति अस्वीकार्य थी।
वह नहीं चाहता था कि दुश्मन पास आने पर वह असहाय हो जाए, पूरी तरह से उनकी दया पर। खासकर अपनी पिछली लड़ाई के बाद वह अपनी बड़ी कमजोरियों को खत्म करने के लिए और भी दृढ़ हो गया था। असली लड़ाई अप्रत्याशित थी, किसी को नहीं पता था कि आगे क्या होगा, इसलिए कुछ करीबी लड़ाई की क्षमता होना आवश्यक था। अगर दुश्मन सोचते थे कि जादूगर पास की लड़ाई में नर्म लक्ष्य थे, तो वह उन्हें अपनी तलवार से एक दर्दनाक सबक सिखाएगा। उन्हें सीखने दो कि एक जादूगर की तलवार वास्तव में गहरा काट सकती है। लूट से निपटने के बाद उसका एडवेंचर कमीशन अस्थायी रूप से समाप्त हो गया था। गॉस ने अपने नव सीखे हुए मैजिक मिसाइल मंत्र का अभ्यास करते हुए कई दिनों की छुट्टी लेने का फैसला किया। यह अद्भुत लग रहा है। गर्म स्नान से निकलते हुए गॉस ने संतुष्टि से आंखें बंद कर लीं। दिनों की तनावपूर्ण मांसपेशियां सुखदायक गर्म पानी के नीचे पिघलती हुई महसूस हुईं, उसकी थकान पूरी तरह से गायब हो गई। स्नान के लिए 5 तांबे, थोड़े से पैसे। अपनी बेहतर वित्तीय स्थिति के साथ गॉस ने ज्यादा खुलकर खर्च किया। पैसा आनंद के लिए था, परेशानियों भरी यात्रा के बाद बाल्टी से ठंडे पानी से धोने के बजाय 5 तांबे बचाने की जरूरत नहीं थी। अरे क्या मैं लंबा हो गया हूँ। अपने रोजमर्रा के लिनन के कपड़े बदलते हुए उसने देखा कि उसका टॉप थोड़ा छोटा हो गया था। अब उसकी कमर उजागर हो रही थी जहां वह कभी पूरी तरह से फिट होता था। क्या यह उसके संविधान में वृद्धि के कारण था? यह एहसास उसे और भी खुश कर गया। ऊंचाई बढ़ना हमेशा स्वागत योग्य था। उसकी मूल ऊंचाई 170 सेमी से थोड़ी ज्यादा थी, जो साथी एडवेंचरर्स की तुलना में कुछ छोटी लगती थी। अगर विशेषताओं में सुधार से शारीरिक विकास हो सकता था, तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। नहाकर तरोताज़ा होकर गॉस को फिर से भूख लगी। तो चलो खा लेते हैं। कोरल टैवन। शहर के भोजनालयों में ये टैवन काफ़ी शानदार था, कम से कम नाइटिंगेल टैवन से तो ज़्यादा ही, जहां गॉस ने अपने पहले एडवेंचर से पहले खुद को दावत दी थी। पिछली बार हेयली उन्हें यहां लाई थी। अब लौटकर वह अपने 3 साथियों को याद किए बिना नहीं रह सका। हेयली का समूह अब तक बैरी पहुंच गया होगा। उसे आश्चर्य हुआ कि बेल और मिया की चोटें कैसी ठीक हो रही थीं। बेल और अन्य लोगों के बारे में सोचते हुए गॉस टैवन में घुस गया। अंदर का हिस्सा शहर की खुरदरी सड़कों के विपरीत काफ़ी शानदार ढंग से सजाया गया था। गर्म पीले तेल के दीपक धब्बेदार लाल ईंट की दीवारों पर टिमटिमाते हुए प्रकाश डाल रहे थे, जबकि एक टक्सीडो पहने बारटेंडर काउंटर के पीछे कुशल मिक्सोलॉजी का प्रदर्शन कर रहा था। उसके पीछे ओक के बैरलों का एक ढेर लगा हुआ था, उनकी दरारों से पुरानी माल्ट शराब की हल्की सुगंध आ रही थी। छत की जंजीरों से लटकते हुए जालीदार लोहे के झूमरों के नीचे मुख्य हॉल में 1 दर्जन से ज्यादा एल्म की मेजें थीं, जो लगभग पूरी तरह से सशस्त्र एडवेंचरर्स से घिरी हुई थीं, जिससे एक जीवंत माहौल बन रहा था। ग्राहकों की संख्या गॉस की उम्मीदों से ज्यादा थी। हालांकि एडवेंचरर्स की जीवन शैली दिन और रात के बीच के अंतर को मिटा देती थी, तो ये समझ में आता था। चाहे दिन हो या रात, जब भी उन्हें मन होता था वे पीने के लिए दौड़ पड़ते थे। लगातार मानसिक तनाव को स्वाभाविक रूप से शराब से मुक्ति की जरूरत होती थी, इसलिए मिशन से ताज़ा आए कई एडवेंचरर्स को दिनों तक लगातार खाने पीने में लिप्त देखा जा सकता था। युवा एडवेंचरर्स मेज पर जोशीले हाव भाव कर रहे थे, जबकि वेटर अपनी ट्रे के साथ उनके दिखावटी हरकतों के बीच कुशलता से चल रहे थे। अधेड़ उम्र के लोग कंधों पर हाथ रखकर, मुंह में मांस भरकर, दिल खोलकर पी रहे थे और अपनी झूमती हुई मस्ती में अपने मगों से उतनी ही बियर गिरा रहे थे जितना वे पी रहे थे। इस दृश्य ने गॉस के पेट को और जोर से गड़गड़ा दिया। हवा में तैरती सुगंध ने उसकी भूख बढ़ा दी, जिससे उसके मुंह में पानी आ गया। उसे शराब पसंद नहीं थी, इसकी कड़वी अम्लता से वह नफरत करता था, लेकिन उसे अच्छा खाना बहुत पसंद था, खासकर दिनों तक खुरदरे फील्ड राशन खाने के बाद। अभी उसे लगा कि वह एक पूरी गाय को खा सकता है। मंत्र का चुनाव। कोरल टैवन में निजी कमरे भी उपलब्ध थे, जिनकी कीमतें ज्यादा थीं और सेवा भी बेहतर थी। लेकिन गॉस यहाँ सिर्फ खाने आया था, इसलिए उसे इतनी विलासिता की जरूरत नहीं थी। एक खाली मेज ढूंढकर वह बैठ गया और अपना यात्रा का बैग और तलवार अपने पास रख दिए। जल्द ही एक महिला परिचारिका एक मेनू लेकर उसके पास आए। गॉस ने हाथ हिलाकर कई मांसाहारी व्यंजन और एक घड़ा फलों का रस मंगवाया। किसी कारणवश उसे हाल ही में मांस खाने की बहुत ज्यादा इच्छा हो रही थी। यह मांस की लालसा कुछ दिन पहले शुरू हुई थी। सटीक रूप से कहें तो यह उस लड़ाई के बाद शुरू हुई थी। उसने अनुमान लगाया कि उसकी बढ़ती ऊंचाई की तरह ये बढ़ी हुई भूख भी उसके 6 अंक के संविधान आंकड़े का परिणाम हो सकती है। शरीर के विकास के लिए पर्याप्त पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है, जो पूरी तरह से तर्कसंगत लगता था। अपने भोजन का इंतजार करते हुए उसने अपने दिमाग को केंद्रित किया और अपनी चेतना में एडवेंचरर की नियमावली खोली और उसकी जानकारी की जांच की। नाम गॉस। ताकत
5 शारीरिक शक्ति, वहन क्षमता, विस्फोटक बल आदि। फुर्ती 5 शारीरिक लचीलापन, गतिशील समन्वय। संविधान 6 सहनशक्ति, शारीरिक सहनशक्ति, घाव ठीक होना, हृदय फुफ्फुसीय चयापचय। बुद्धि 7 स्मृति, सोच, मानसिक शक्ति। बोध 5 इंद्रियां, अंतर्ज्ञान, निर्णय। आकर्षण 5 उपस्थिति, स्वरूप, शारीरिक बनावट। कौशल कैंट्रिप, मेज हैंड लव टू 1520। फर्स्ट रिंग मंत्र, मैजिक मिसाइल लव 1310। उसके आंकड़े पैनल पर संख्यात्मक रूप से स्पष्ट रूप से प्रदर्शित थे, जिससे सब कुछ तुरंत समझ में आ गया। कौशल के संबंध में उस लड़ाई के दौरान मेज हैंड में 5 अंक का सुधार हुआ था। ये 10/20 से 15/20 हो गया था। इसने गॉस के पहले के अनुमान की पुष्टि की कि वास्तविक लड़ाई कौशल दक्षता में सुधार के लिए ज़्यादा प्रभावी थी। जहां तक मैजिक मिसाइल की बात है, ये लव 1310 पर ही रहा। ये 3 दक्षता अंक उस असाधारण प्रदर्शन से आए थे जब उसने बड़े गॉब्लिन को मारने के लिए मैजिक मिसाइल का इस्तेमाल किया था। वापस आते समय उसने इस फर्स्ट रिंग मंत्र का लापरवाही से उपयोग करने की हिम्मत नहीं की थी। फिलहाल ये फर्स्ट रिंग मंत्र उसकी जादुई शक्ति पर बहुत ज़्यादा मान कर रहा था। उसे डर था कि सड़क पर अभ्यास करने से गलती से उसकी जादुई शक्ति पूरी तरह से खत्म हो सकती है, जिससे वह फिर से मानसिक रूप से थकी हुई स्थिर अवस्था में चला जाएगा, इसलिए उसने इसका अभ्यास करने से परहेज किया था। फिलहाल उसके पास 2 मंत्र थे। दुकानदार ग्रोम ने हाल ही में उसके साथ जादूगरों के बारे में जो ज्ञान साझा किया था, उसे मिलाकर गॉस खुद को एक दुविधा में पाया। पेशेवर बनने और आधिकारिक तौर पर एक जादूगर बनने के मार्ग पर चलने के लिए पहला कदम एक मंत्र को अत्यंत कुशल स्तर तक अभ्यास करना था। फिर भी अब उसके पास 2 मंत्र थे। वास्तव में मेज हैंड या मैजिक मिसाइल दोनों ही उसके पेशेवर मार्ग की नींव के रूप में काम कर सकते थे। उसकी दुविधा ये थी कि किस मंत्र को चुना जाए। कठिनाई के मामले में मेज हैंड निस्संदेह मैजिक मिसाइल की तुलना में बहुत आसान था। वास्तव में ग्रोम के अनुसार अधिकांश जादूगर पेशेवर दायरे में प्रवेश करने के लिए अपने पहले मंत्र के रूप में एक कैंट्रिप का उपयोग करते थे। कैंट्रिप्स का फायदा यह था कि वे अपेक्षाकृत आसानी से उपलब्ध थे, सीखने में सरल थे और अभ्यास के दौरान कम जादुई शक्ति का उपभोग करते थे, जिससे एक ही समय सीमा के भीतर अधिक अभ्यास सत्रों की अनुमति मिलती थी और पेशेवर उन्नति की संभावना बढ़ जाती थी। हालांकि ये आसानी केवल फर्स्ट रिंग मंत्रों की तुलना में थी। वास्तव में जादू एक बहुत ही उच्च सीमा वाला कौशल था, जिसे बिना प्रतिभा वाले लोगों के लिए महारत हासिल करना बेहद मुश्किल था। तलवार तकनीकों, युद्ध कौशल या तीरंदाजी के विपरीत, जहां समय निवेश करने से कम कुछ युद्ध क्षमता मिल सकती थी, भले ही कोई पेशेवर बने या ना बने, जादू अलग था। जिनमें प्रतिभा नहीं होती थी, वे अक्सर निराश होकर लौट जाते थे। यही कारण था कि जादूगरों को कई एडवेंचरर टीमों में बहुत महत्व दिया जाता था। दुर्लभता ही एक संसाधन थी। लेकिन कैंट्रिप्स के इन सभी फायदों को सूचीबद्ध करने के बाद एक फर्स्ट रिंग मंत्र को सफलता के कौशल के रूप में उपयोग करने के क्या फायदे थे? केवल एक ही था। फर्स्ट रिंग मंत्र एक कोर कौशल के रूप में स्थायी रूप से ठोस हो जाएगा, जिसमें भविष्य में अधिक विकास क्षमता और कम जादुई खपत होगी। हाँ, पेशेवर मार्ग में सफलता प्राप्त करने के लिए इस्तेमाल किया गया कौशल रैंक को सफलतापूर्वक संघनित करने पर किसी के शरीर के भीतर एक कोर कौशल के रूप में स्थायी रूप से ठोस हो जाएगा। पेशेवर बाद में कई कौशल सीख सकते थे। जादूगरों के लिए कैंट्रिप्स और फर्स्ट 9th रिंग मंत्र, जब तक किसी के पास पर्याप्त प्रतिभा और ताकत हो। लेकिन कोर कौशल अलग थे, उनमें बेहतर विकास क्षमता थी और पेशेवर की रैंक में सुधार के साथ साथ उनकी शक्ति लगातार बढ़ती रहती थी। इसके अलावा स्थायी रूप से ठोस होने से कोर कौशल को कम खपत के साथ कास्ट करना आसान हो जाता था। तो मेज हैंड कैंट्रिप और मैजिक मिसाइल फर्स्ट रिंग के बीच कोर कौशल के रूप में किसके पास बेहतर क्षमता और प्रभाव थे? स्वाभाविक रूप से मैजिक मिसाइल। मेज हैंड केवल एक सहायक मंत्र था, यहाँ तक कि कैंट्रिप्स के बीच भी इसमें युद्ध क्षमता की विशेष कमी थी। दूसरी ओर मैजिक मिसाइल विपरीत चरम का प्रतिनिधित्व करता था। एक शुद्ध जादुई आक्रामक मंत्र के रूप में इसकी विनाशकारी शक्ति फर्स्ट रिंग मंत्रों में शीर्ष पर थी। अंत में कोर कौशल पेशेवर स्थिति प्राप्त करने पर जागृत होने वाली जन्मजात प्रतिभा के प्रकार को भी प्रभावित करेंगे। उदाहरण के लिए रेंजर पेशे को चुनने वाला एक तीरंदाज पेशेवर बनने पर सटीकता, ईगल आई, दिव्य शक्ति या अन्य जैसी प्रतिभाओं को जागृत करेगा, कुछ अच्छे कुछ बुरे। विभिन्न प्रतिभाएं पेशेवरों को अलग अलग बोनस प्रदान करेंगी। अगर गॉस ने मैजिक मिसाइल को अपना कोर कौशल चुना, तो जब वह अंततः एक पेशेवर बन जाएगा, तो उसके कौशल की शक्ति साधारण जादूगरों की तुलना में कहीं ज्यादा होगी। इससे भी महत्वपूर्ण बात यह है कि मैजिक मिसाइल जैसा एक क्रूर आक्रामक मंत्र संभवतः एक असाधारण रूप से शक्तिशाली जन्मजात प्रतिभा को जागृत करेगा।
गटकते हुए बहुत विचार विमर्श के बाद गॉस ने जादूगर पेशे में सफलता प्राप्त करने के लिए मैजिक मिसाइल का उपयोग करने का फैसला किया। कोर कौशल का प्रभाव बहुत महत्वपूर्ण था। न केवल कोर कौशल ही अपने पूरे करियर में साथ देगा, बल्कि जुड़ी हुई प्रतिभा का भी स्थायी प्रभाव होगा। साधारण लोगों के लिए आधिकारिक तौर पर रैंक को संघनित करने से पहले एक फर्स्ट रिंग मंत्र में महारत हासिल करना बेहद मुश्किल था। फर्स्ट रिंग मंत्र कैंट्रिप्स की तुलना में कई गुना कठिन थे और पेशेवर उन्नति के लिए आवश्यक स्तर तक पहुंचना और भी चुनौतीपूर्ण था। केवल कुछ प्रतिभाशाली और प्रबुद्ध व्यक्ति ही एक फर्स्ट रिंग मंत्र को अपने कोर कौशल के रूप में चुनते थे, और ऐसे मामले भी थे जहां किसी ने उच्च स्तरीय मंत्र को समझा था लेकिन अंततः इसके बजाय एक कैंट्रिप चुना था। अंततः क्षमता कितनी भी मजबूत क्यों न हो, अगर कोई पेशेवर नहीं बन सकता तो यह एक अप्राप्य सपना ही रहेगा। लेकिन गॉस अलग था। उसके पास एक पैनल था जो उसकी कौशल दक्षता को स्पष्ट रूप से प्रदर्शित करता था, और संख्यात्मक प्रारूप ने सुनिश्चित किया कि उसके कौशल में कमी नहीं आएगी। जब तक वह अभ्यास करता, वह बेहतर होता जाएगा। संक्षेप में, कैंट्रिप्स में सबसे ज्यादा अनुकूलता थी। फर्स्ट रिंग मंत्र अत्यंत कठिन थे लेकिन उनमें उच्च क्षमता थी, जबकि सेकंड रिंग या उच्च मंत्र कोर कौशल के रूप में काम नहीं कर सकते थे। एक संघनित रैंक के बिना सेकंड रिंग या उच्च मंत्रों का उपयोग करना असंभव था। भले ही कोई उन्हें किसी तरह सीख ले, उनकी जादुई शक्ति अपर्याप्त होगी। इसलिए गॉस ने उच्च स्तरीय मंत्र प्राप्त करने के बारे में अवास्तविक कल्पनाएं नहीं की। अगर बाद में कोई और उपयुक्त कौशल नहीं मिलता है तो मैं अस्थायी रूप से मैजिक मिसाइल को ही चुनूंगा। ज्यादा से ज्यादा इसमें मेज हैंड से ज्यादा समय लगेगा, लेकिन एक मजबूत कोर कौशल और प्रतिभा के बदले में ये सब इसके लायक होगा। कुछ देर विचार करने के बाद गॉस ने आखिरकार अपना फैसला कर लिया। तो अब मेरी सर्वोच्च प्राथमिकता एक जादुई छड़ी प्राप्त करना है। यहाँ तक कि सबसे बुनियादी छड़ी भी मेरी मंत्रोच्चारण जादुई खपत को कम कर सकती है, जबकि मेरी अभ्यास दक्षता को बढ़ा सकती है, जो मैजिक मिसाइल में मेरी महारत और मेरी पेशेवर स्थिति में उन्नति को तेज करेगा। चैप्टर 25 मैजिक मिसाइल। जब मांस ने उसकी जीभ को छुआ तो गॉस लगभग रो पड़ा। मांस के समृद्ध स्वाद ने उसकी जीभ पर हर स्वाद कलिका और उसके शरीर की हर कोशिका को खुशी से झूमने पर मजबूर कर दिया। उसका शरीर पूरी तरह से संतुष्ट था। स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेने में लगा समय तेजी से बीत गया। जो एक पल जैसा लगा, उसमें वह पहले ही भरपेट खा चुका था और पी चुका था। एक संतुष्टि भरी डकार लेकर गॉस का दिमाग पूरी तरह से खाली हो गया। सर, सर। जब वह सोने ही वाला था तभी एक प्यारी और कोमल आवाज ने उसे बुलाया। अपनी धुंधली आंखें खोलकर उसने सुंदर वेट्रेस को शिष्टाचारपूर्वक अपने बगल में खड़ा देखा। आपका बिल 2 चांदी के सिक्के और 50 तांबे के सिक्के है। कितना? अभी भी कुछ उनींदा गॉस ने सहज रूप से फिर से पूछा। 2 चांदी के सिक्के और 50 तांबे के सिक्के, वेट्रेस ने विनम्रता से दोहराया। क्या ये सच में इतना था? गॉस बिल से बचने की कोशिश नहीं कर रहा था, वह बस इस राशि पर सच में हैरान था। कुछ ही दिन पहले वह तब हैरान रह गया था जब हेली ने उनके 4 लोगों के समूह को 3 चांदी के सिक्के और 40 तांबे के सिक्कों की दावत दी थी, और अब उसे बताया जा रहा था कि उसके अकेले के भोजन की कीमत लगभग उतनी ही थी। तो क्या वही शुरू से फिजूल खर्ची कर रहा था? धत, एक भोजन की कीमत एक घर का 0.03 हिस्सा। गॉस को लगा कि उसका दिल खून बह रहा है। आप वस्तुओं की जांच कर सकते हैं, ये सभी व्यंजन आपने ऑर्डर किए थे, वेट्रेस ने सुंदर ढंग से उसे मेनू देते हुए कहा। फिश एंड चिप्स, पनीर के साथ ठीक किया हुआ हैम स्लाइस, मोटी कटी हुई उच्च तापमान चारकोल ग्रिल्ड स्टेक, नमक और जैतून के तेल के साथ अनुभवी बोर्स्ट। मेनू में उन सभी वस्तुओं को दिखाया गया था जिन्हें उसने खुद चिन्हित किया था, एक प्रभावशाली फैलाव। फिर उसे याद आया, भोजन के दौरान, क्योंकि वह अभी तक भरा नहीं था, उसने कई और व्यंजन ऑर्डर किए थे। तो ऑर्डर लगातार बढ़ते गए थे। राशि को मानसिक रूप से जोड़कर गॉस को स्वीकार करना पड़ा कि कुल सटीक था। उसने वास्तव में 2 चांदी और 50 तांबे के सिक्कों की दावत खाई थी। उसकी मेज के बगल में प्लेटों का ऊंचा ढेर एक निर्विवाद सबूत के रूप में काम कर रहा था। बिल का भुगतान करने और टैवन से बाहर निकलने के बाद भी गॉस को अभी भी अपने बटुए में दर्द महसूस हो रहा था। ये समझ में आता है कि बढ़ी हुई आय से उपभोग में वृद्धि होगी, लेकिन यह आहार संबंधी वृद्धि बहुत तेजी से हुई थी। यह उस अवर्णनीय लालची भूख ने मुझे लुभाया, उसने आह भरी। हालांकि ईमानदारी से कहूं तो दिल के दर्द के अलावा उसका पूरा शरीर अद्भुत महसूस कर रहा था। ऐसा लग रहा था कि उस भारी मात्रा में मांस ने उसके शरीर में कुछ विकासात्मक कमी को फिर से भर दिया था। जो भी हो, इसे खुद में एक निवेश मानो। खुद में निवेश करना व्यर्थ नहीं है, बिल्कुल भी व्यर्थ नहीं। गॉस ने खुद को समझाया। वर्तमान नकदी 28 चांदी के सिक्के, 52 तांबे के सिक्के।
गॉस ने अपनी बची हुई धनराशि की चुपचाप गणना की, जबकि मानवता की लालची इच्छाओं पर आश्चर्य किया। जैसे जैसे आय बढ़ती है, खर्च अनजाने में धीरे धीरे बढ़ता है। पैसा काफ़ी लग सकता है, लेकिन ये भयानक रूप से तेज़ी से गायब हो सकता है। ये देखते हुए कि विलासिता का अनुभव करने के बाद मितव्ययिता में लौटना कितना मुश्किल था, गॉस ने पैसे कमाने के लिए अपनी प्रेरणा को और मजबूत पाया। अगला दिन पलक झपकते ही आ गया। सुबह, सोफिया। गॉस ने नीचे आते ही सोफिया को पहली मंजिल के हॉल में पोंछा लगाते हुए देखा। सुबह, छोटे गॉस, कुछ नाश्ता चाहिए। सोफिया ने पोंछा लगाना बंद कर दिया और पूछने के लिए अपने पोंछे पर झुक गई। ओह, लगभग न खाने लायक काली ब्रेड और अचार वाली सब्जी के सूप की छवियां गॉस के दिमाग में कौंधीं, जो कल की दावत के बिल्कुल विपरीत थीं। अतीत की कठिनाइयों और वर्तमान के आराम के बीच इस मानसिक तुलना के बाद उसे एहसास हुआ कि अब कोई वापसी नहीं थी। उसके पेट को अच्छे भोजन ने खराब कर दिया था, या शायद यह मजबूत होने की कीमत थी। हे, अगली बार, सोफिया, आज बहुत भूख नहीं है। गॉस ने एक अजीब सी मुस्कान के साथ हाथ हिलाया। सोफिया की नाराज निगाहों के नीचे वह तेजी से सराय से बाहर चला गया और पीछे एक उलझी हुई सोफिया को छोड़ गया, जिसने अपने खाना पकाने के कौशल पर संदेह करना शुरू कर दिया था। क्या उसकी पाक कला इतनी खराब हो गई थी? लेकिन किसी अन्य किराएदार ने शिकायत नहीं की थी। ये सवाल शायद उसे कुछ समय तक परेशान करता रहेगा। जैसे ही सुबह की घंटी बजी, ग्रॉक टाउन जाग गया। नाश्ते के स्टॉल सड़कों पर लगे थे। गॉस ने 2 मीट पाई पर 4 तांबे के सिक्के खर्च किए। माफ़ करना, सोफिया, लेकिन अब मैं एक मांसाहारी हूँ। वह मामूली काली ब्रेड और सब्जी का सूप अब मेरे शरीर को ज़रूरी पोषक तत्व नहीं दे सकता। सड़क किनारे के भोजन के लिए आश्चर्यजनक रूप से स्वादिष्ट, गॉस ने स्वादिष्ट पाई के मुंह में रहते हुए बुदबुदाया, हालांकि वह ये स्वीकार नहीं करेगा कि काली ब्रेड की अपनी यादों की तुलना में स्वाद अतिरिक्त रूप से अच्छा लग रहा था। उसके ताज़ा जागृत शरीर ने मांस के रस से जल्दी ही जीवन शक्ति प्राप्त कर ली। सुबह के लिए उसकी योजना मैजिक मिसाइल का अभ्यास करना था। मेज हैंड को फिलहाल के लिए ताक पर रखना होगा। इसके उपयोग की आवृत्ति नाटकीय रूप से कम हो गई थी। जो उसे सबसे ज्यादा डराता था वह ये संभावना थी कि मेज हैंड का ज्यादा उपयोग करने से दक्षता आवश्यक स्तर तक पहुंचने पर पेशेवर मार्ग का मार्गदर्शन शुरू हो सकता है। अगर ऐसा हुआ और मेज हैंड एक कैंट्रिप के रूप में उसका कोर कौशल बन गया, तो वह पूरी तरह से तबाह हो जाएगा। मेज हैंड दक्षता लव 21520। चूंकि वह नहीं जानता था कि सीमा लव 3, लव 4 या कोई अन्य स्तर थी, स्थिति पहले से ही कुछ हद तक अनिश्चित थी। नाश्ते के बाद वह शहर के निकास की ओर चला गया। शहर की सीमाओं के भीतर मंत्र अभ्यास के लिए कोई उपयुक्त जगह नहीं थी। उसे बाहर के विशाल जंगल का उपयोग करना होगा। ऐसा नहीं है कि वह ऐसा करने वाला पहला व्यक्ति था। कई एडवेंचरर्स नियमित रूप से वहां प्रशिक्षण लेते थे। मैदान सभी के लिए एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप किए बिना अभ्यास करने के लिए पर्याप्त विशाल थे। कुछ दूरी पर एक खाली जगह ढूंढकर गॉस ने गंभीरता से अपना प्रशिक्षण शुरू किया। आंखें बंद करके ध्यान लगाते हुए उसने अपने पिछले सफल मंत्रोच्चारण की भावना को याद करने की कोशिश की। जब से उसने आखिरी बार सफलतापूर्वक मैजिक मिसाइल का उपयोग किया था, तब से कई दिन बीत चुके थे और उस समय वह एक असाधारण रूप से केंद्रित अवस्था में था। अब शहर में वापस और आराम से उस मंत्रोच्चारण की अनुभूति को फिर से प्राप्त करना मुश्किल साबित हुआ। मैजिक मिसाइल। गॉस की हथेली में नीली रोशनी टिमटिमाई, फिर तेजी से बुझ गई। वह बहुत निराश नहीं हुआ। ये परिणाम अपेक्षित था। पहले चक्र के मंत्र स्वाभाविक रूप से ज्यादा चुनौतीपूर्ण थे, लेकिन अपने मेज हैंड प्रशिक्षण के अनुभव के आधार पर जब तक वह लव 1 के दौरान समय और प्रयास लगाता, तब तक कोई बड़ी बाधा नहीं आनी चाहिए। आखिरकार मंत्र पहले से ही उसकी चेतना में अंकित था। एडवेंचरर की नियमावली ने उसे मॉडल बनाने के लिए सीखने और ध्यान लगाने की लंबी प्रक्रिया से बचा लिया था। उसे बस तब तक अभ्यास करने की जरूरत थी जब तक कि दक्षता की वृद्धि धीमी न हो जाए, फिर अपने अगले कदमों की योजना बनाना था। मैजिक मिसाइल, मैजिक मिसाइल, डॉट डॉट डॉट। थककर उसने एक ब्रेक लिया। मैजिक मिसाइल, मैजिक मिसाइल। इस प्रशिक्षण के माध्यम से गॉस ने पाया कि पहले चक्र के मंत्र वास्तव में कैंट्रिप से अलग थे। पहले मेज हैंड का अभ्यास करते समय असफल प्रयासों का कोई परिणाम नहीं होता था, लेकिन मैजिक मिसाइल के साथ असफल मंत्रोच्चारण के प्रयास भी कई प्रयासों के बाद धीरे धीरे उसकी आत्मा पर भारी पड़ते थे। सौभाग्य से यह मानसिक थकान गंभीर नहीं थी, शायद उसकी असाधारण 7 अंक की आत्मा विशेषता के कारण। बस धूप में घास पर थोड़ी देर लेटना ही ठीक होने के लिए काफ़ी था। आखिरकार धैर्यपूर्वक अभ्यास के माध्यम से गॉस ने मंत्रोच्चारण की अनुभूति को फिर से खोज लिया। यह एक अवर्णनीय क्षण था, जैसे अचानक कोई दैवीय प्रेरणा मिल गई हो। जैसे ही एक कोमल हवा गुजरी, उसका सारा माना तेजी से गतिशील हो गया।
ऊर्जा उसके हाथ में उलझ गई और केंद्रित हो गई, जबकि आसपास की प्राकृतिक जादुई ऊर्जा को अंदर खींचते हुए अजीब लहरें उत्पन्न हुईं। अंततः माना उसके हथेली में गुंथा और ठोस हो गया। एक मैजिक मिसाइल उसके हाथ में आकार ले चुका था। एक और सफल कास्ट। इस बार कोई हमलावर दुश्मन नहीं था, उसके पास मंत्र की जांच करने का पर्याप्त अवसर था। यह एक हल्के सफ़ेद खोल में बंद एक क्रिस्टलीय गोलाकार ऊर्जा थी, जिसके अंदर माना अनगिनत छोटे आपस में जुड़े धाराओं की तरह हिंसक रूप से मंथन कर रहा था। ये मैजिक मिसाइल उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। इसके अलावा उसे हल्का सा एहसास हुआ कि वह अपने दिमाग से इसकी गति को नियंत्रित कर सकता था। ध्यान केंद्रित करते हुए उसने पाया कि मैजिक मिसाइल वास्तव में उसकी हथेली में थोड़ा सा खिसक गया था, लगभग एक नाखून की चौड़ाई। जाहिर है वह इसे इच्छाशक्ति से नियंत्रित कर सकता था, हालांकि सटीक नियंत्रण के लिए उसकी वर्तमान दक्षता बहुत कम थी। अवलोकन पूरा होने पर गॉस ने मैजिक मिसाइल को दूर एक खाली जगह की ओर फेंक दिया। जिस क्षण यह उसके हाथ से निकला, मिसाइल ने रैखिक रूप से गति पकड़ी। जादुई प्रभावों ने इसे लगभग तुरंत ही चरम वेग तक पहुंचा दिया, जिससे हवा में एक चमकदार नीली लकीर बन गई। बूम! जैसे ही मैजिक मिसाइल टकराया, विस्फोट की गड़गड़ाहट हुई। नीली जादुई ऊर्जा आतिशबाजी की तरह फूट पड़ी, जिसकी सुंदर अभिव्यक्ति दिन के उजाले में भी दिखाई दे रही थी। जब जादुई झटके आखिरकार छितर गए और धूल बैठ गई, तो कभी घास वाली जमीन पर जो कुछ बचा था वह एक मकड़ी के जाले जैसा उथला गड्ढा था जो कई दर्जन सेंटीमीटर व्यास का था, जिसके केंद्र में एक मुट्ठी के आकार का गड्ढा था। मैजिक मिसाइल की दक्षता जोड़ 1। रिंग एक मंत्र, मैजिक मिसाइल लव 1410। बहुत थक गया हूँ। एक बार सफलतापूर्वक मंत्र का प्रयोग किया। इस बार ये पिछली बार की तुलना में बेहतर था जब उसकी सारी माना पूरी तरह से खत्म हो गई थी। कम से कम वह लकवाग्रस्त नहीं था, लेकिन उसकी आत्मा अभी भी बहुत थकी हुई महसूस कर रही थी। अगर कई असफल मंत्र प्रयासों से होने वाली थकान को एक रेट किया जाए, तो भारी मात्रा में माना की खपत करने वाले मंत्र को सफलतापूर्वक कास्ट करने से होने वाली थकान लगभग 5 है। वह आराम करने के लिए लेट गया। इस बार आधे घंटे से ज़्यादा आराम करने के बाद आखिरकार उसे अपने दिमाग में हुई अराजक गूदे जैसी थकान कम होती महसूस हुई। उसकी साथ की बुद्धि विशेषता अभी भी काम कर रही थी। उसकी आध्यात्मिक रिकवरी आम लोगों से तुलना योग्य नहीं थी। उस तरह के लक्षण को ठीक होने के लिए एक सामान्य व्यक्ति को पूरी नींद लेनी पड़ सकती है, लेकिन उसे ठीक होने के लिए केवल एक छोटी सी झपकी की ज़रूरत थी। इसके अलावा उसकी माना धीरे धीरे ही सही, लेकिन हर दिन लगातार बढ़ रही थी और यह स्थिर थी। हर दिन थोड़ा थोड़ा बढ़ना बहुत आश्वस्त करने वाला था। दुर्भाग्य से भले ही उसकी माना लगातार बढ़ रही थी, फिर भी इस चरण में स्तर 1 के मैजिक मिसाइल के लिए यह बहुत कम थी। उसे अपनी माना को जागृत किए हुए मुश्किल से 1 हफ्ता हुआ था और उसे अपनी आध्यात्मिक विशेषता से मिलने वाले फायदों को पूरी तरह से पचाने के लिए और समय चाहिए था। क्या मैजिक मिसाइल की माना खपत को कम करने का कोई तरीका है? चूंकि वह अभी माना का सेवन जल्दी नहीं बढ़ा सकता था, गॉस को खर्च में कटौती करने के बारे में सोचना पड़ा। वास्तव में उसे मैजिक मिसाइल की पूरी शक्ति थोड़ी ज़्यादा लगी और बहुत सारी माना बर्बाद हो गई। उदाहरण के लिए गॉब्लिन को ही लें। साधारण गॉब्लिन को मारने की तो बात ही छोड़ दें, बड़े गॉब्लिन को भी मैजिक मिसाइल की शक्ति से दबाया जा सकता था। गॉस को संदेह था कि उस बड़े गॉब्लिन को मारने के लिए मैजिक मिसाइल की 30-50% शक्ति पर्याप्त से ज़्यादा होगी। जहां तक साधारण गॉब्लिन की बात है, शायद सिर्फ 10% शक्ति ही पर्याप्त होगी। बेशक ये सिर्फ उसका सहज निर्णय था और उसे यकीन नहीं था कि यह कितना सटीक था। इसे आजमाकर क्यों न देखें कि क्या ये हासिल करने योग्य था। भले ही वह माना की उत्पादन शक्ति को 10% या यहाँ तक कि 80-90% तक सीमित कर दे, ये ठीक रहेगा, जब तक कि यह थोड़े समय में भारी माना खपत से होने वाली थकान और खालीपन को धीमा कर सके, जिससे अभ्यास चक्र तेज हो सके। अन्यथा मौजूदा प्रशिक्षण चक्र बहुत लंबे थे। उसने फिर से थोड़ी देर आराम किया। जैसे ही उसके शरीर में माना धीरे धीरे ठीक हो गई, गॉस ने काम करना शुरू कर दिया। उसने आंखें बंद कर लीं और फिर से ध्यान केंद्रित किया। चूंकि उसने हाल ही में एक बार सफलतापूर्वक मंत्र का प्रयोग किया था, इस बार मंत्र प्रयोग की भावना को खोजना आसान था। हालांकि उसने सहज ज्ञान के साथ पूरे मंत्र प्रयोग पथ को पूरा करने में जल्दबाजी नहीं की, इसके बजाय उसने माना के बहना शुरू होते ही इस प्रक्रिया को सक्रिय रूप से रोक दिया। ये सुनने में आसान लगा, लेकिन वास्तव में रोकने का कार्य सुनने में जितना आसान था उससे कहीं ज़्यादा जटिल था। एक बार मंत्र प्रयोग शुरू हो जाने पर जादू का प्रवाह कुछ जड़ता के साथ आगे बढ़ता हुआ प्रतीत होता था और इस प्रक्रिया को बाधित करने के लिए बहुत मजबूत नियंत्रण की आवश्यकता होती थी। सौभाग्य से उसकी आध्यात्मिक विशेषता फिर से मजबूत थी और वह अपने पहले ही प्रयास में प्रवाह को रोकने में सफल रहा।
इसके बाद उसे इसे ठीक से नियंत्रित करने की ज़रूरत थी। मोटे तौर पर कहें तो एक मंत्र एक पूर्व डिज़ाइन किए गए प्रोग्राम की तरह था। सामान्य कास्टिंग के लिए केवल सही मंत्र प्रयोग की भावना को खोजने की आवश्यकता होती थी, सही कमांड इनपुट करना ताकि प्रोग्राम स्वचालित रूप से चल सके। जादू का मुश्किल हिस्सा पूर्वजों द्वारा छोड़ी गई किताबों और शिक्षाओं के अनुसार उनके ट्यूटोरियल का पालन करते हुए चेतना में इस मंत्र प्रोग्राम का निर्माण करना था। लेकिन इससे एक समस्या पैदा हुई। अगर कोई पूरी तरह से इस जादुई ब्लैक बॉक्स पर निर्भर करता तो जादूगर मंत्र को ठीक से नियंत्रित नहीं कर सकता था। मैं कास्ट करने की तैयारी करते ही कुछ माना को रोकना चाहता हूँ। गॉस को इसका एहसास था। जिस तरह वह माना के प्रवाह को रोक सकता था, वह स्वाभाविक रूप से कुछ को रोक भी सकता था। मुश्किल ये थी कि कितना रोकना है, क्या समय सही था, और ऐसा करना सामान्य मंत्र संचालन में हस्तक्षेप किए बिना। जारी रखो। तब से गॉस लगातार असफलताओं, लगातार प्रयासों, आराम, माना की रिकवरी और अभ्यास के चक्र को जारी रखे रहा। जब सूरज ढल गया और शाम की लालिमा ने घास के मैदान को रंग दिया, तो वह मैजिक मिसाइल की उत्पादन शक्ति को लगभग 95% तक सीमित करने में मुश्किल से कामयाब हो पाया। फिलहाल वह केवल 5% माना को ही रोक सकता था। थोड़ा और रोकें और माना सुचारू रूप से प्रवाहित नहीं होगी। हालांकि 5% कम लग रहा था, यह एक बहुत बड़ा सुधार था। शुरुआत में ये केवल 1% था और लगातार प्रयासों के बाद ये धीरे धीरे इस स्तर तक पहुंच गया जिससे साबित हुआ कि वह सही रास्ते पर था। उसका विचार संभव था, अब उसे बस इसी दिशा में काम करते रहने की ज़रूरत थी। अपने धंसे हुए पेट को रगड़ते हुए उसने अपना सामान पैक किया और शहर की ओर मुड़ गया। ... पलक झपकते ही 5 सूर्योदय और सूर्यास्त बीत गए। गॉस हर दिन जल्दी बाहर जाता और देर से लौटता था। धैर्यपूर्वक उसने चुपचाप मंत्रों का अभ्यास किया। मैजिक मिसाइल की दक्षता उसके मेहनती प्रशिक्षण के तहत लगातार बढ़ रही थी। मैजिक मिसाइल लव टू 120 दक्षता के उन्नयन के अलावा उसकी माना में काफ़ी वृद्धि हुई थी। अगर वह शुरुआत में पूरी शक्ति वाले मैजिक मिसाइल द्वारा उपभोग की गई माना को एक मानक इकाई के रूप में लेता तो उसकी पिछली माना आरक्षित लगभग उस एक इकाई स्तर पर थी। अब उसकी माना आरक्षित चुपचाप 1.5 मानक इकाइयों तक पहुंच गई थी, जो पूरी 50% की वृद्धि थी। बेशक ये सिर्फ एक मोटा अनुमान था जो उसने खुद लगाया था, जो व्यक्तिगत भावना पर निर्भर था। ये बहुत सटीक नहीं हो सकता है, लेकिन मोटे तौर पर सटीक था। जहां तक मैजिक मिसाइल के शक्ति सीमित करने के प्रशिक्षण की बात है, वह अब केवल 60% उत्पादन शक्ति तक पहुंच सकता था, जिसे उसने 0.6 मानक इकाई माना मैजिक मिसाइल कहा। अपनी माना आरक्षित के साथ वह मोटे तौर पर 0.6 मानक इकाई मैजिक मिसाइल का उपयोग कर सकता था और उसके पास अभी भी 0.3 मानक इकाइयां माना बची रहती। जितना बाद में होता गया, शक्ति को सीमित करना उतना ही कठिन होता गया, क्योंकि मैजिक मिसाइल का उपयोग करने के लिए एक निश्चित माना सीमा की आवश्यकता होती थी। गॉस के पिछले जीवन के ज्ञान को एक सादृश्य के रूप में उपयोग करने के लिए यह एक ईंधन कार की तरह था। चाहे इंजीनियर इंजन को ईंधन की खपत को कम करने के लिए कितना भी अनुकूलित करे, उसे हमेशा एक निश्चित मात्रा में ईंधन की आवश्यकता होती थी और समय के साथ इसे अनुकूलित करना उतना ही कठिन होता गया। अभ्यास फिलहाल के लिए रुक जाएगा। इस छोटे प्रशिक्षण को समाप्त करते हुए, जो एक साधना शिविर के समान था, गॉस ने राहत की सांस ली। 5 दिन का प्रशिक्षण जल्दी बीत गया, लेकिन थकाऊ था। हर दिन वह लगातार माना का उपभोग करता, अपनी आत्मा को थकाता, ठीक होता और फिर से उपभोग करता। वास्तव में एक दोहराया जाने वाला मानसिक यातना थी। उसने खुद से बच गांव के कमीशन का काम खत्म करने के बाद आराम करने का वादा किया था, लेकिन अंत में उसने खुद को और ज्यादा थका दिया। गॉस असहाय होकर हंसे बिना नहीं रह सका। सौभाग्य से प्रशिक्षण का ये चरण प्रभावी था और दुख व्यर्थ नहीं गया। भले ही उसने बाहर से शिकायत की, लेकिन वह अपने दिल में जानता था कि यह थकान इसके लायक थी। अब का हर एक पसीना भविष्य के संकटों में ताकत बन जाएगा। अब प्रशिक्षण के माध्यम से उसने शुरू में शक्तिशाली दुश्मनों को मारने की कुछ क्षमता हासिल कर ली थी। एक 0.6 मानक इकाई मैजिक मिसाइल पहले के बड़े गॉब्लिन को आसानी से मारने के लिए पर्याप्त थी और वह इस हमले का 2 बार उपयोग कर सकता था। अगर वह उस रात वापस जा सकता तो वह निश्चित रूप से इतना असहाय नहीं होता। कुछ आत्म सुरक्षा क्षमता होने से गॉस के दिल में बहुत दबाव कम हो गया। वास्तव में जब से वह इस दुनिया में आया था, एक अंतर्निहित बेचैनी उसे आगे बढ़ा रही थी। ठीक इसी बेचैनी के कारण वह खुद को सशस्त्र और सुरक्षित रखने के लिए विभिन्न जादू और तलवारों में महारत हासिल करना चाहता था। अब आरक्षित मैजिक मिसाइल उसे एक निश्चित सुरक्षा की भावना देने के लिए पर्याप्त था।
मैजिक मिसाइल की शक्तिशाली विनाशकारी शक्ति के साथ केवल एक आक्रामक दृष्टिकोण से उसे बिना पदोन्नत निचले स्तर के एडवेंचरर्स में बेजोड़ होना चाहिए। अपनी युद्ध शक्ति का मूल्यांकन करते हुए गॉस, जो दिनों से लगातार जादू का अभ्यास कर रहा था, लड़ने की खुजली महसूस कर रहा था। क्यों न कुछ गॉब्लिन ढूंढे और उन पर अभ्यास करें, अपने प्रशिक्षण के परिणामों का परीक्षण करें। निम्न स्तरीय पारिस्थितिकी तंत्र। छोटे गॉस, क्या तुम आज नाश्ता करना चाहोगे? अगली बार, सोफिया। मैं पहले बाहर जा रहा हूँ। गॉस सराय के दरवाजे से बाहर निकला। अपने मैजिक मिसाइल के अभ्यास में कुछ प्रगति करने के बाद उसने एडवेंचरर्स गिल्ड जाने की योजना बनाई। लेवल 2 तक पहुंचने के बाद नियमित अभ्यास के माध्यम से दक्षता प्राप्त करने की गति में काफ़ी कमी आई थी। कठिन प्रशिक्षण की तुलना में वास्तविक युद्ध में कौशल का अभ्यास करने से बेहतर परिणाम मिलते थे। इसके अलावा उसकी मॉन्स्टर इंसाइक्लोपीडिया में संख्याएं कुछ समय से रुकी हुई थीं। मारे गए कुल राक्षस 12। अगला चरण, मारे गए कुल राक्षसों की संचयी संख्या 50 तक पहुंचे। मैजिक मिसाइल का अभ्यास करना लकड़ी काटने से पहले अपनी कुल्हाड़ी को पैना करने जैसा था। अब जब उसकी कुल्हाड़ी पैनी हो गई थी तो उसकी धार को परखने का समय आ गया था। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि शहर के पास मंत्रों का अभ्यास करने के इन दिनों में उसकी छोटी बचत तेजी से घट रही थी। उन्हें फिर से भरने के लिए उसे कुछ कमीशन लेने की ज़रूरत थी। वर्तमान निधि 26 चांदी के सिक्के, 15 तांबे के सिक्के। सिर्फ कुछ ही दिनों में 2 चांदी के सिक्के से ज़्यादा चुपचाप गायब हो गए थे। इस पैसे का अधिकांश हिस्सा भोजन और पेपर खर्च हुआ था। और ये तब था जब वह जानबूझकर खुद को रोक रहा था, टैवन में फिजूल खर्ची से बच रहा था। क्या हो रहा है? मैंने बस थोड़ा और मांस खाया है ना? गॉस ने सिर हिलाया। इन दिनों उसने जानबूझकर अपेक्षाकृत सस्ते स्ट्रीट वेंडर्स या छोटी भोजनालयों को चुना था, जिनमें से कोई भी खास तौर पर उच्च स्तरीय प्रतिष्ठान नहीं थे। भले ही वह लगभग हर भोजन में मांस खाता था, लेकिन खर्च इतना बड़ा हुआ कैसे हो सकता था? गॉस को लगा कि यह समस्या उसकी गलती नहीं थी। दोष इस दुनिया की अत्यधिक मांस कीमतों का था। इस दुनिया को खुद की जांच करनी चाहिए। इन सभी वर्षों के बाद क्या तकनीक और उत्पादकता में बिल्कुल भी विकास हुआ है? मांस एक लग्जरी वस्तु से एक आम उपभोक्ता वस्तु में क्यों नहीं बदल सकता? फिर से सिर हिलाया। मांस के लिए उसकी लालसा शायद जल्द ही कम नहीं होगी। उसकी लगातार बढ़ती हुई माना रिजर्व ने उसे किशोरावस्था से गुजर रहे एक किशोर जैसा बना दिया था, जो रोजाना भारी मात्रा में ऊर्जा खर्च करता था। एक शाकाहारी आहार उसे बस बनाए नहीं रख सकता था, उसके शरीर में जल्दी ही समस्याएं पैदा हो जातीं। इसके अलावा उसकी पाक कला की इच्छाओं को प्रतिबंधित करने का उसका कोई इरादा नहीं था। साधना पहले से ही काफ़ी कठिन थी। कुछ अच्छे भोजन का आनंद लेने में क्या गलत था? एक तपस्वी की तरह रहना कभी भी उसके जीवन का लक्ष्य नहीं था। एडवेंचरर्स गिल्ड हॉल में प्रवेश करते हुए भीड़ हमेशा की तरह बढ़ी थी। यह एडवेंचरर्स गिल्ड के लिए सामान्य था, खासकर सुबह और शाम को जब एडवेंचरर्स उसकी पिछली जिंदगी में सुपरमार्केट में छूट के लिए दौड़ रही गृहिणियों की तरह झुंड में आते थे, हॉल के चारों ओर लगातार घूमते रहते थे, शायद उपयुक्त मिशनों की जांच करते रहते थे। कई बार आने के बाद गॉस ने इस जगह के बारे में किसी भी रहस्य को पूरी तरह से दूर कर दिया था। सावधानीपूर्वक अवलोकन के माध्यम से उसने कुछ एडवेंचरर्स को देखा था जो भूमिका के अनुसार कपड़े पहनते थे लेकिन केवल नोटिस बोर्डों के चारों ओर घूमते थे, कमीशन की जानकारी देखते हुए बार बार सिर हिलाते थे, फिर भी लंबे समय तक कार्रवाई करने का कोई संकेत नहीं दिखाते थे। कुछ ऐसे भी थे जिन्हें वह स्पष्ट रूप से महसूस करता था कि वह हर बार आने पर देखता था। उसे यथोचित संदेह था कि विशाल एडवेंचरर आबादी के बीच कुछ अतिरिक्त लोग थे, संभवतः एडवेंचरर्स गिल्ड द्वारा ही हॉल को अधिक हलचल भरा दिखाने और एडवेंचरर्स के मिशन पकड़ने के उत्साह को प्रोत्साहित करने के लिए किराए पर लिए गए थे। इन यादृच्छिक विचारों को झटक कर गॉस भी उपलब्ध कार्यों को देखने के लिए मिशन बोर्ड के पास गया। सबसे पहले उसने इकट्ठा करने वाले मिशनों को बाहर कर दिया। सामग्री इकट्ठा करने के लिए अक्सर जंगलों में बिना किसी उद्देश्य के खोज करने में बहुत समय खर्च करना पड़ता था, जिससे समय बर्बाद होता था। इसके अलावा उसके पास उचित जड़ी बूटियां इकट्ठा करने और उन्हें संरक्षित करने के लिए तकनीक, उपकरण और अनुभव की कमी थी। कुछ एस्कॉर्ट मिशनों को भी जल्दी से हटा दिया गया था। निश्चित राक्षस सफाई कमीशन भी केवल देखने के लिए थे। वे ग्रॉक टाउन के नगर कार्यालय द्वारा जारी किए गए दीर्घकालिक मिशन थे, लेकिन ठीक इसी वजह से उन क्षेत्रों को एडवेंचरर्स द्वारा लंबे समय से साफ कर दिया गया था, जिससे अब वहां राक्षस दुर्लभ हो गए थे। गॉस ने मुख्य रूप से नागरिकों द्वारा पोस्ट किए गए राक्षस मारने वाले कमीशन पर ध्यान केंद्रित किया। इस दुनिया में गॉब्लिन्स जैसे कई निचले स्तर के राक्षसों का बहुत कम आंतरिक मूल्य था, जिससे कोई उपयोगी सामग्री नहीं बनती थी।
इस प्रकार ग्रामीण या नागरिक बस्तियां अक्सर एडवेंचरर्स गिल्ड में कमीशन पोस्ट करने के लिए पैसे जमा करती थीं। कोई सोच सकता है, गॉब्लिन्स जैसी छोटी मोटी परेशानियों के लिए एक दर्जन भी कई दर्जन लोगों के गांव के लिए कोई मुकाबला नहीं होना चाहिए। ग्रामीण एडवेंचरर्स को किराए पर लेने के बजाय खुद ही उनसे क्यों नहीं निपटते? गॉस को शुरुआत में इसी तरह के संदेह थे, लेकिन बच गांव में ग्रामीणों से बात करने के बाद वह कारणों को समझ गया। सबसे पहले, छोटे राक्षसों के समूह अलग तरह से लड़ते थे, उनकी ताकत को साधारण संख्यात्मक तुलना से नहीं मापा जा सकता था। कई कमजोर राक्षस जंगल में जानवरों और अन्य जीवों के साथ लगातार लड़ाइयों के माध्यम से समृद्ध समूह युद्ध अनुभव विकसित करते थे। दूसरा, जंगल, मांद या अन्य जंगली वातावरण जैसे प्रतिकूल इलाके मानव योद्धाओं के लिए नुकसानदेह थे। सबसे महत्वपूर्ण बात यह थी कि लड़ाई में अनिवार्य रूप से चोट और मृत्यु का जोखिम होता था। जो ग्रामीण लंबे समय तक खेती का काम करते थे, उनमें शायद ही कभी उचित लड़ने की भावना होती थी। भले ही एक या दो अपवाद मौजूद थे, वे बाकी लोगों को प्रेरित नहीं कर सकते थे। जबकि गॉस को गॉब्लिन्स को मारना आसान लगा, ये पूरी तरह से इसलिए था क्योंकि उसका मूल शिकारी शरीर पहले से ही साधारण लोगों में बेहतर था। उसकी औसत से ज्यादा बुद्धिमत्ता ने उसे युद्ध में एक निम्न स्तरीय बुलेट टाइम क्षमता दी थी। साथ ही जादू, हथियार और साथियों के फायदे भी थे, जिससे वह एक युद्ध देवता जैसा लग रहा था। साधारण ग्रामीणों में ऐसी स्थितियां नहीं थीं। कोई भी लड़ाई शायद ही कभी बिना चोट के समाप्त होती थी। अक्सर ग्रामीणों की मृत्यु भी होती थी। खुद को जोखिम में डालने के बजाय डरपोक ग्रामीण एडवेंचरर्स गिल्ड को किराए पर लेने के लिए पैसे जमा करना पसंद करते थे। समय के साथ ये पूरे महाद्वीप में एक सामान्य ज्ञान बन गया। राक्षस संबंधी परेशानियों को एडवेंचरर्स द्वारा सबसे अच्छी तरह से संभाला जाता था। गॉस को संदेह था कि एडवेंचरर्स गिल्ड ने इस धारणा को सूक्ष्मता से बढ़ावा दिया था। अगर कोई कमीशन पोस्ट नहीं करता तो गिल्ड कैसे काम कर सकता था? कुछ समय तक कॉकबोर्ड देखने के बाद भी उसे कोई संतोषजनक कमीशन नहीं मिला। वह 5 से कम कमजोर राक्षसों से जुड़े कमीशनों को खोजना चाहता था। ऐसे कार्य असंभव नहीं थे, लेकिन अपेक्षाकृत दुर्लभ थे, क्योंकि जब तक राक्षसों का खतरा गंभीर नहीं हो जाता, तब तक ग्रामीण गिल्ड कमीशन पर पैसे खर्च नहीं करते। इसके अलावा, जबकि कई निचले स्तर के राक्षसों में कम बुद्धिमत्ता और युद्ध शक्ति होती थी, जीवित रहने की प्रवृत्ति उन्हें एक साथ बैंड बनाने के लिए प्रेरित करती थी, लगातार अपनी संख्या का विस्तार करती थी। इस प्रकार राक्षस पारिस्थितिकी में एक ऐसी स्थिति मौजूद थी जो शिकारी अकेले शिकार करते हैं जबकि शिकार झुंड में इकट्ठा होते हैं के समान थी। इसके अलावा मुझे शायद वे वैसे भी नहीं मिल सकते। वे सुरक्षित मिशन शायद निचले स्तर की एडवेंचरर टीमों द्वारा पोस्ट होते ही छीन लिए जाते हैं। गॉस ने सिर हिलाया। किसी भी क्षेत्र में प्रतिस्पर्धा सबसे निचले स्तर पर सबसे भयंकर थी। शायद वहां जांच करूं। उसकी नज़र हॉल के कोने की ओर गई जहां भीड़ सबसे घनी थी। अगर वह गलत नहीं था तो यह शायद वह जगह थी जहां एडवेंचरर्स अस्थायी टीमें बनाते थे। हर एडवेंचरर के पास निश्चित साथी नहीं होते थे, फिर भी कई मिशन अकेले पूरे नहीं किए जा सकते थे, जिससे गिल्ड हॉल में अस्थायी भर्ती की आवश्यकता होती थी। ठीक उसी तरह जैसे वह पहले हेयली की टीम में स्वेच्छा से शामिल हुआ था।